आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वाल्व टाइमिंग। तो प्रत्येक जो निर्माता इंजन निर्माता अपने द्वारा बनाए गए इंजन और उसकी डिज़ाइन के अनुसार वाल्वों को खोलने एवं बंद करने के लिए टाइम या समय निर्धारित करता है, ताकि जो इंजन है अधिकतम लोड और स्पीड पर भी अपनी पूरी क्षमता पर शक्ति विकसित कर सके। तो इस तरह से जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है, तो इसमें जो वाल्व हैं अपने निश्चित समय पर खुलते एवं बंद होते हैं। तो इनका जो सीधा संबंध होता है पिस्टन और फ्लाईव्हील जो क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा हुआ होता है, तो इन्हीं के साथ संबंध स्थापित करके वाल्व जो है अपने निश्चित समय पर खुलते रहते हैं और बंद होते रहते हैं। तो वाल्वों का इस तरह से खुलना और बंद होना वाल्व टाइमिंग कहलाता है। तो आइए हम जानते हैं कि वाल्व टाइमिंग किस तरह से काम करता है, किस किस स्ट्रोक पर यह खुलते हैं बंद होते हैं, कभी समय से पहले खुलते हैं कभी समय के बाद तक खुले रहते हैं। तो आइए इस विषय पर आज हम चर्चा करते हैं वाल्व टाइमिंग के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी चलता है और इस समय इनलेट वाल्व को हमें खोलना होता है, तो पिस्टन के द्वारा टीडीसी से बीडीसी जाने में कंबस्टन चैम्बर और सिलेंडर पर एक वैक्यूम पैदा होता है। उसकी आपूर्ति के लिए इनलेट वाल्व को खोला जाता है और शुद्ध हवा या मिश्रण या चार्ज सिलेंडर में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर जैसा कि इनलेट वाल्व को हम टीडीसी पर खोलें, तो जो चार्ज है या जो शुद्ध हवा है वह समय के अनुरूप, क्योंकि पिस्टन जो है वह बहुत तेज़ी से टीडीसी से बीडीसी की जो दूरी है, जो अपना जो स्ट्रोक है उसको वह पूरा करता है। तो उस कम समय में ये जो सिलेंडर है वह फिलअप नहीं हो पाता है, इसलिए हमें समय से कुछ पहले इस वाल्व को खोलना होता है। और जैसे कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जो पिस्टन है वह बीडीसी से टीडीसी चलता है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पिस्टन जो है बीडीसी से टीडीसी चलेगा। तो जो जली हुई गैसें हैं उसको सिलेंडर से बाहर निकालने के लिए, जैसा कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक बीडीसी से स्टार्ट होना है, तो बीडीसी पर हम अगर एग्जॉस्ट वाल्व को अगर खोलेंगे, तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक से पहले जो पावर स्ट्रोक पैदा होता है, पावर स्ट्रोक में जो ईंधन के जलने से जो जली हुई गैसें हैं इतना ज़्यादा प्रेशर में होती हैं, बहुत ज़्यादा गैसें उत्सर्जित होती हैं पावर स्ट्रोक में। तो उन गैसों को जो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, जिसने पिस्टन को टीडीसी से बीडीसी धक्का लगाया था, तो उसके बाद जस्ट पावर स्ट्रोक प्रारंभ होता है जो कि बीडीसी से टीडीसी चलेगा। तो अगर बीडीसी में हम अगर एग्जॉस्ट वाल्व को खोलेंगे, तो उतना पावर के द्वारा जो पैदा हुआ जो गैस है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है, वो एकाएक एग्जॉस्ट पोर्ट के माध्यम से रिलीज नहीं होंगी। एग्जॉस्ट वाल्व खुलने से ही वह बाहर नहीं निकल पाएंगी। पिस्टन जो है बीडीसी पर ही लॉक हो सकता है, या प्रेशर बहुत ज़्यादा हो तो जो भी कमज़ोर पार्ट है वहाँ से वह लीकेज हो सकता है, टूट सकता है, क्षतिग्रस्त हो सकता है। अतः हमें जो वाल्व होते हैं उनको अपने निर्धारित समय से पूर्व खोलना होता है। अगर निश्चित समय पर ही, जैसे कि टीडीसी पर इनलेट वाल्व खोलें या बीडीसी पर स्टार्टिंग में ही एग्जॉस्ट वाल्व खोलें, तो हमारा जो इंजन है वह नहीं चल पाएगा। तो जो वास्तविक है वह कुछ और ही है। समय से पहले वाल्वों को खोला जाता है और निश्चित समय के बाद तक वाल्वों को खुला रखा जाता है। तो आइए देखते हैं वाल्व टाइमिंग डायग्राम से। तो जैसा कि सिलेंडर में पिस्टन की जो ऊपरी चरम सीमा है जिसको हम टीडीसी कहते हैं, और पिस्टन की जो निचली चरम सीमा है जिसको हम बीडीसी बॉटम डेड सेंटर कहते हैं, तो ये जो होता है क्रैंक शाफ्ट थ्रो का दुगना होता है। ये जो स्ट्रोक अभी पिस्टन जो है वो टीडीसी पर है, अगर 180 अंश क्रैंक शाफ्ट थ्रो नीचे की ओर जाता है तो पिस्टन जो है वो बीडीसी पर होगा। तो ठीक वैसा ही यहाँ भी समझिए कि पिस्टन टीडीसी पर होगा। ये जो है
ये क्रैंक शाफ्ट का मेन जनरल होगा। तो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जाएगा तो क्रैंक शाफ्ट के जो निचला जो हिस्सा है वहाँ पर 180 अंश की दूरी तय करेगा। तो पिस्टन जो है यहाँ पर भी अगर बीडीसी पर जाएगा तो 180 अंश की दूरी तय करके ये यहाँ पर बीडीसी पर आएगा। तो ये क्रैंक शाफ्ट का रोटेशन है। तो इसको ध्यान में रख करके इस डायग्राम को समझेंगे। तो सबसे पहले सक्शन स्ट्रोक पे बात करते हैं। तो सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन जो है वह टीडीसी से बीडीसी की ओर चलेगी। टीडीसी पर स्टार्ट होकर के बीडीसी बॉटम डेड सेंटर पर तो यहाँ पर पिस्टन जो है सक्शन स्ट्रोक में टीडीसी से बीडीसी जाता है। तो टीडीसी से बीडीसी जाने पर सिलेंडर के ऊपर कंबस्शन चेंबर पर पिस्टन के ऊपर एक वैक्यूम पैदा होता है। उस वैक्यूम की आपूर्ति के लिए हम इनलेट वाल्व को ओपन करते हैं, खोलते हैं, जिससे शुद्ध हवा सिलेंडर में आती है। शुद्ध हवा या चार्ज हवा या पेट्रोल का मिश्रण सिलेंडर में प्रवेश करती है। तो होता क्या है कि टीडीसी पर सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट हुआ, बीडीसी पर बंद हुआ। तो यह इतने जल्दी टीडीसी से बीडीसी आ जाता है और उस कम समय पर इस पोर्ट से जो इनलेट पोर्ट है वाल्व के खुलने से सिलेंडर में जो फ्रेश एयर है या जो चार्ज है वह फिलअप नहीं हो पाता है। इसलिए इनलेट वाल्व को हम कुछ समय पहले पहले मतलब सक्शन स्ट्रोक के पहले कौन था? एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में ही हमने जो इनलेट वाल्व है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक जैसे ही समाप्त हो रहा था टीडीसी पर, टीडीसी से थोड़ा पहले हम लगभग 9 से 10 डिग्री के आसपास हम इनलेट वाल्व को खोल लेते हैं। उसका भी एक कारण है, आगे हम बताएंगे। तो सक्शन स्ट्रोक प्रारंभ होने से 9 अंश पहले, टीडीसी से 9 अंश पहले हमने इनलेट वाल्व को एग्जॉस्ट स्ट्रोक में ही खोले रखा और पिस्टन जो है हमारा सक्शन स्ट्रोक में टीडीसी से बीडीसी चलता है। तो जो इनलेट पोर्ट है वह उस समय खुला हुआ रहता है, फ्रेश चार्ज सिलेंडर में प्रवेश करती है। अब जब पिस्टन जो है वह बीडीसी पर पहुंच जाता है तो इस समय जो वाल्व है उसे बंद करना होता है, लेकिन फिर भी वाल्व जो है इनलेट वाल्व उसको बीडीसी पर बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारा जो सिलेंडर है अभी भी वह पूर्ण रूप से फिलअप नहीं हो पाया है। अतः हमें अगला जो स्ट्रोक है कंप्रेशन स्ट्रोक, क्योंकि बीडीसी के बाद पिस्टन जो है सक्शन स्ट्रोक पर टीडीसी से बीडीसी चल चुका है, अगला जो स्ट्रोक है बीडीसी के बाद वो कंप्रेशन स्ट्रोक होगा। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में भी कुछ दूरी चलने तक जो इनलेट वाल्व है वह खुला रहेगा, उसके पश्चात जो वाल्व है उसको बंद किया जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा अगला बीडीसी से अगला जो स्ट्रोक है वह प्रारंभ हो जाता है कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन जो है वह बीडीसी से टीडीसी की ओर चलने लगता है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में जो हमारा जो इंजन है वह इंजन में जो पिस्टन है वह बीडीसी से टीडीसी प्रारंभ ही किया है, लगभग 50 डिग्री आगे चल रहा है। उस समय हमारा जो इनलेट वाल्व है कंप्रेशन स्ट्रोक में हम यहाँ पे 50 डिग्री बीडीसी से खोले रखे थे, अब इनलेट वाल्व को हम बंद करेंगे। ऐसा इसलिए कि जो सिलेंडर में कम समय में जो वैक्यूम पैदा हुआ था तो उस वैक्यूम को इस पोर्ट के माध्यम से, इनलेट पोर्ट के माध्यम से फिलअप करना उस कम समय में असंभव था। इसलिए कुछ देर तक हम कंप्रेशन स्ट्रोक में भी उसको खोले रखे थे, ताकि जो मिश्रण है या शुद्ध हवा है ज़्यादा से ज़्यादा सिलेंडर में इंटर कर सके, प्रवेश कर सके। तो अगला हमारा जो स्ट्रोक है वह कंप्रेशन स्ट्रोक है। तो हमारा जो अगला जो स्ट्रोक था वो कंप्रेशन स्ट्रोक है। वो बीडीसी से स्टार्ट हुआ
और टीडीसी पर जो चार्ज है या शुद्ध हवा है उसको कंबशन चेम्बर में कंप्रेस कर देता है। तो चूँकि इनलेट वाल्व जो हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक में ही बीडीसी से 50 डिग्री तक खुला था और इस समय इसको हम 50 डिग्री चलने पर उसको बंद कर देते हैं और जो चार्ज है जो सिलेंडर में या शुद्ध हवा जो आई हुई थी उसको अब हम कंप्रेस करना प्रारंभ करते हैं और कंबशन चेम्बर में इसको कंप्रेस कर दिया गया है। तो इस समय अगला जो स्ट्रोक होगा हमारा पावर स्ट्रोक होगा। तो एसआई इंजन में स्पार्क प्लग के माध्यम से चिंगारी दी जाएगी और कंप्रेशन इग्निशन इंजन में जो शुद्ध हवा है जिसका टेम्परेचर बढ़ चुका है कंबशन चेम्बर का, तो वहाँ पर ईंधन का छिड़काव किया जाएगा। तो जो पावर विकसित होगा वो पिस्टन पर फोर्स लगाकर वापस उसको टीडीसी से बीडीसी की ओर धक्का लगाएगी। तो हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक टीडीसी पर आकर समाप्त होता है। तो जो ईंधन है वह कंबशन चेम्बर पर जलाया जाता है। ईंधन के जलने से गैसें, जली हुई गैसें उत्सर्जित होती हैं जिन पर बहुत अधिक प्रेशर होता है और वो प्रेशर युक्त जो गैसें हैं वो पिस्टन पर अपना फोर्स लगाती हैं, अपना ताकत लगाती हैं, धक्का लगाती हैं, जिससे पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर गति करने लगता है। तो यहाँ पे पिस्टन जो है टीडीसी से बीडीसी की ओर पावर स्ट्रोक में वह जा रहा है। पूर्ण रूप से बीडीसी पर अभी पिस्टन जो है पहुंचा नहीं है, वह बीडीसी से पहले लगभग 50 डिग्री पहले ही अभी पहुंचा हुआ है। तो इस समय हम क्या करेंगे कि जो जली हुई जो गैसें पावर स्ट्रोक में जो उत्सर्जित हुई हैं जिनका प्रेशर बहुत ज़्यादा है उसको हमें रिलीज करना होगा, क्योंकि अगर बीडीसी पर पावर स्ट्रोक को हम टीडीसी से स्टार्ट करके बीडीसी पर अगर उसको बंद करते हैं, और कहने का मतलब कि बीडीसी पर एग्जॉस्ट स्ट्रोक शुरू होगा बीडीसी से अगला टीडीसी पर, तो उस समय अगर हम एग्जॉस्ट वाल्व को खोलेंगे तो यहाँ पर कंबशन चेम्बर या इंजन सिलेंडर में जो प्रेशर युक्त जो गैसें हैं उसको निकलने के लिए समय बहुत ही कम होगा और पिस्टन जो है इसी बीडीसी पर ही लॉक हो सकता है, रुक सकता है या जो जली हुई जो गैसें हैं जिस भी सेक्शन को कमज़ोर पाएंगी उस सेक्शन से वह लीक करके बाहर निकलने का प्रयास करेगा या तोड़ने का प्रयास करेगा। इसलिए जो प्रेशर युक्त जो गैसें हैं जिस पर बहुत ज़्यादा ताकत है या प्रेशर है उसको हमें एग्जॉस्ट वाल्व को पावर स्ट्रोक में ही खोल करके रिलीज करना होगा, ताकि जो प्रेशर युक्त गैसें हैं वो बाहर निकल सकें। पिस्टन को जितनी आवश्यक जो शक्ति चाहिए थी इतने में ही हमें प्राप्त हो चुकी है। तो जो एग्जॉस्ट गैस है उसको हम बीडीसी से पहले पावर स्ट्रोक में ही 50 डिग्री पहले ही खोल रहे हैं, ताकि जो जली हुई गैसें हैं वह एग्जॉस्ट के रास्ते बाहर निकल जाए और प्रेशर जो है वो रिलीज हो जाए। तो यहाँ पर मैंने पावर स्ट्रोक में ही एग्जॉस्ट वाल्व को बीडीसी से 47 डिग्री पहले एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन करते हैं, सॉरी मैं यहाँ पे क्लोज लिख लिया था, ओपन, ताकि जो प्रेशर युक्त जो जली हुई गैसें हैं वह सिलेंडर से बाहर निकल करके सिलेंडर का जो प्रेशर है उसको निष्क्रिय किया जा सके, ताकि जो पिस्टन है अगला जो स्ट्रोक है एग्जॉस्ट स्ट्रोक उसके लिए बीडीसी से टीडीसी आगे की ओर बढ़ेगा। पिस्टन हमारा पावर स्ट्रोक में पूर्ण रूप से टीडीसी से बीडीसी पर आ चुका है। अगले स्ट्रोक एग्जॉस्ट के लिए वह पूर्ण रूप से तैयार है, क्योंकि सिलेंडर के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं है। जली हुई गैसें अभी हैं यहाँ पर लेकिन वह निष्क्रिय हैं, जिनको एग्जॉस्ट स्ट्रोक पर उसको स्क्रैप करके या पुश करके धक्का लगा करके एग्जॉस्ट के रास्ते हमें उसको बाहर निकालना है। तो पिस्टन जो हमारा अभी बीडीसी पर है, एग्जॉस्ट अगला जो स्ट्रोक है एग्जॉस्ट के लिए वो बिल्कुल
तैयार है। तो अगला जो हमारा जो स्ट्रोक है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक वह बीडीसी से टीडीसी के लिए वह आगे बढ़ेगा, बीडीसी से टीडीसी के लिए वह आगे बढ़ेगा। तो वह तभी आगे की ओर बढ़ रहा है जब हमने सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर थी पावर स्ट्रोक में जो पैदा हुई उसको हमने पावर स्ट्रोक में ही 47 डिग्री पहले हमने एग्जॉस्ट वाल्व खोल करके हमने रिलीज कर दिया, ताकि एग्जॉस्ट स्ट्रोक जब आए तो पिस्टन जो है वह बीडीसी से टीडीसी बिल्कुल आराम से बिना किसी परेशानी के वह आगे जा सके। अगर ऐसा हम नहीं करते तो जो प्रेशर युक्त गैसें हैं वो इस पिस्टन को बीडीसी पर ही लॉक कर देते हैं, क्योंकि वो प्रेशर युक्त है। जिसने पिस्टन को पावर स्ट्रोक में टीडीसी से बीडीसी धकेल करके धक्का लगा करके लेकर आया है वो उस पिस्टन को लॉक भी कर सकता है, यहाँ पर वो उसको वापस बीडीसी से टीडीसी एग्जॉस्ट स्ट्रोक के लिए जाने नहीं देगा। अतः इसी कारण हम जो एग्जॉस्ट वाल्व है उसको बीडीसी से पहले 47 डिग्री पर हम ओपन करते हैं। तो इस समय हमारा जो पिस्टन है एग्जॉस्ट स्ट्रोक में वह बीडीसी से टीडीसी पर पहुंच चुका है। जो हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक है वह बीडीसी से टीडीसी पहुंच चुका है। तो हमारा जो खुला हुआ जो एग्जॉस्ट वाल्व था वो अभी भी बंद नहीं हुआ है, क्योंकि इसके आगे भाई हमारा जो पिस्टन है एग्जॉस्ट स्ट्रोक उसने पूरा कर दिया, टीडीसी पर आ गया। अगला जो स्ट्रोक है वह एग्जॉस्ट के बाद फिर से जो सक्शन स्ट्रोक है टीडीसी से बीडीसी स्टार्ट हो जाएगा। तो उस सक्शन स्ट्रोक में भी जो पिस्टन है वह अगला जो है टीडीसी से बीडीसी के लिए जो सक्शन स्ट्रोक है वह स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारा जो एग्जॉस्ट वाल्व है उस सक्शन स्ट्रोक के स्टार्ट होने पर भी कुछ दूरी तक वह खुला हुआ है। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जो पिस्टन है वह टीडीसी के पास पहुंचने के जस्ट बाद जो हमारा अगला जो स्ट्रोक है सक्शन स्ट्रोक प्रारंभ हो चुका है टीडीसी से बीडीसी की ओर जाने के लिए, उस दौरान भी जो एग्जॉस्ट वाल्व है वह कुछ दूरी तक खुला रहा, लगभग 12 डिग्री तक, और उसके बाद में जो है क्लोज होता है, बंद होता है। तो यहाँ पर सक्शन स्ट्रोक पे हमने क्या करा कि एग्जॉस्ट वाल्व को खोले रखा कुछ देर तक, और सक्शन स्ट्रोक में हमने क्या देखा कि जो इनलेट वाल्व है वह भी 9 डिग्री खुला हुआ था। तो यहाँ पर सक्शन स्ट्रोक के प्रारंभ होने से पहले हमारा जो इनलेट वाल्व है 9 डिग्री खुला हुआ है, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक के बाद सक्शन स्ट्रोक में जो हमारा एग्जॉस्ट वाल्व है वह 12 डिग्री तक खुला रहा। मतलब ये समय दोनों वाल्व एक साथ खुले हुए हैं। इसका भी एक महत्वपूर्ण कारण है, इस समय को हम ओवरलैप काल कहते हैं। वाल्वों का एक साथ खुला रहना वाल्व ओवरलैप कहलाता है। तो ये जो समय है इस समय एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे कि पिस्टन जो है टीडीसी के ऊपर नहीं जा सकता, यही इसकी अंतिम ऊपरी चरम सीमा है, टॉप डेड सेंटर। तो इसके ऊपर एक रिक्त स्थान होता है कंबस्टन चेंबर। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जो जली हुई निष्क्रिय गैसें हैं उसको स्क्रैप करके टीडीसी तक उसको धक्का लगाता है, तो पिस्टन जो है इसके और ऊपर तो नहीं जा सकता, लेकिन इसके ऊपर जो रिक्त स्थान है वहां पर जो निष्क्रिय जो जली हुई गैसें हैं वह अब भी हैं। वह पूर्ण रूप से बाहर तभी निकलेंगी जब उसको कोई धकेल करके बाहर निकालेगा, क्योंकि वो तो निष्क्रिय है और कार्बन से युक्त है। भाई उसमें जली हुई गैसें मतलब उसमें कार्बन होंगी। तो वो जो है अगला जो स्ट्रोक है सक्शन स्ट्रोक, उसमें हमें फ्रेश चार्ज सिलेंडर के अंदर लाना है। तो जली हुई गैसें अगर यहाँ पे है तो वो उसके साथ में मिक्स होकर के उस पर दुष्प्रभाव उत्पन्न करेगी, तो इसलिए उसको पूर्ण रूप से हमें बाहर निकालना है। तो यहाँ पर क्या है कि सक्शन स्ट्रोक में हमने
एग्जॉस्ट वाल्व को खोले रखा और इनलेट वाल्व जो है वह एग्जॉस्ट स्ट्रोक पर ही पहले से ही खुला हुआ है। तो इससे हमें ये लाभ होता है कि जो जली हुई गैसें हैं, यहाँ पे एक प्राकृतिक नियम काम करेगा कि हम जानते हैं कि तरल अथवा गैस पर जो गर्म होता है वह अपने तल से ऊपर होता है, तो जो नीचे वाला जो तल में होता है वह हमेशा ताप में ऊपर की अपेक्षा कम होता है। तो जो जली हुई गैसें हैं, जाहिर सी बात है उसमें गर्मी होगी, वह गर्म होगा, तो जो फ्रेश चार्ज है या शुद्ध हवा है वह उस कंबस्शन चेंबर में जो उपस्थित जो जली हुई गैसें हैं उसकी अपेक्षा काफ़ी वह ठंडी है। तो दोनों वाल्वों को खोलने से क्या होगा कि जो फ्रेश चार्ज है वह नीचे वाले तल में अपना स्थान लेंगी, तो जो जली हुई गैसें हैं वो उस तल से ऊपर उठेंगी और एग्जॉस्ट वाल्व का सक्शन स्ट्रोक में खुले रहने से यही लाभ होता है कि फ्रेश चार्ज उसको इस तरह से धकेल करके जो एग्जॉस्ट के रास्ते उसको बाहर निकालती है। तो इस तरह से जो जली हुई गैसें हैं वह पूरी तरह से सिलेंडर से बाहर निकल जाती हैं। इसको हम स्क्वेंजिंग कहते हैं। जली हुई गैसों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको हम स्क्वेंजिंग कहते हैं। तो इस तरह से वाल्व टाइमिंग डायग्राम से हमें यह पता चलता है कि सक्शन स्ट्रोक जब टीडीसी से बीडीसी की ओर चलता है उस समय वह टीडीसी से 9 अंश पहले ही इनलेट वाल्व को ओपन कर देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रेश चार्ज है या शुद्ध हवा है सिलेंडर में प्रवेश कर सके, उसको फ्रेश चार्ज को सिलेंडर में जाने में किसी भी प्रकार की कोई अवरोध का सामना न करना पड़े। तो इस तरह से जो सक्शन स्ट्रोक है वह बीडीसी पर चला जाता है। उसके बाद भी जो सिलेंडर है उस पर जो वॉल्यूम है उसकी आपूर्ति हेतु जो इनलेट पोर्ट है वहाँ से जो फ्रेश चार्ज या शुद्ध हवा सिलेंडर को फिलअप नहीं कर पाती हैं, इसलिए कंप्रेशन स्ट्रोक के प्रारंभ होने पर भी जो इनलेट वाल्व है उसको लगभग 50 डिग्री खोला जाता है बीडीसी से, तब उसको बंद किया जाता है इनलेट वाल्व को 50 डिग्री खुले रखने के बाद, ताकि जो फ्रेश चार्ज या शुद्ध हवा है वह सिलेंडर में अधिक से अधिक मात्रा में आ सके। अगर अधिक मात्रा में चार्ज होंगी तभी जो इंजन है वह अपनी पूरी दक्षता पर शक्ति विकसित कर पाएगी। अगर यहाँ पे जो उसका चार्ज है या शुद्ध हवा है उसमें कमी आ जाएगी, तो अगर कमी आ जाएगी तो वह ईंधन जो है कम जलेगा, तो कम जलेगा तो अपनी दक्षता पर वह काम नहीं कर पाएगा, पूरी दक्षता विकसित नहीं कर पाएगा। इसलिए सक्शन स्ट्रोक के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा सिलेंडर में चार्ज को भरने के लिए, फिलअप करने के लिए हमें इनलेट वाल्व को अधिक देर तक खोलना होता है। तो अगला जो स्ट्रोक होता है वह कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद में पावर स्ट्रोक होता है। तो पावर स्ट्रोक तभी होगा जब ईंधन को जलाया जाएगा। तो अगर स्पार्क इग्निशन है तो स्पार्क के माध्यम से जो चार्ज है कंबशन चेंबर में उस चार्ज को जलाया जाएगा चिंगारी के माध्यम से। अगर सीआई इंजन है कंप्रेशन इग्निशन, तो जो ईंधन है उसका स्प्रे किया जाएगा। तो यहाँ पर स्प्रे का भी निश्चित टाइम है। टीडीसी पर ही स्प्रे, जब कंप्रेशन स्ट्रोक टीडीसी पर हो, कंबशन चेंबर में जो शुद्ध हवा है उसको हमने दबा कर रखा है, तो ठीक टीडीसी पर ईंधन का स्प्रे नहीं होगा, क्योंकि जस्ट पलक झपकते ही पिस्टन जो है वापस बीडीसी के लिए वह आगे बढ़ जाएगा। तो हमें इस निश्चित समय से पहले भी यहाँ पर ईंधन का स्प्रे करना है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में जब पिस्टन टीडीसी पर पहुंचा नहीं होता है उससे लगभग 5 अंश पहले, तो यहाँ पर फ्यूल का स्प्रे होता है। तो यहाँ पर फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट लगभग 5 अंश पहले। कंप्रेशन स्ट्रोक में जो पिस्टन है वह टीडीसी पर 5 अंश पहुंचने से पहले फ्यूल का जो स्प्रे है
वह स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से पिस्टन जो है अब टीडीसी पर पहुंच चुका है। अगला जो स्ट्रोक है हमारा पावर स्ट्रोक। तो पावर जो है वह तभी डेवलप होगा जब ईंधन जल जाएगा। तो इसीलिए जो फ्यूल है पावर स्ट्रोक के दौरान पूर्ण शक्ति विकसित हो पाए, इसलिए 5 अंश पहले ही फ्यूल का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि फ्यूल को जलने में भी थोड़ा सा वक्त लगता है। तो ये 5 अंश का वक्त जो है फ्यूल ने ले लिया। अब वह जो फ्यूल की जो आवश्यक मात्रा और जो उसमें स्प्रे करनी थी वह स्प्रे होता रहता है। पावर स्ट्रोक यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, वह लगभग टीडीसी से और आगे 25 डिग्री चलने तक जो फ्यूल का स्प्रे है वह होता रहेगा। तो यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन क्लोज टीडीसी से 25 डिग्री। तो इस तरह से कंप्रेशन स्ट्रोक में जो फ्यूल का स्प्रे है टीडीसी से पहले ही 5 अंश पर ही स्प्रे करना प्रारंभ हो चुका था। फ्यूल की जो आवश्यक जो मात्रा है वह जल जाती है जब तक पिस्टन टीडीसी पर पहुंचता है। और पिस्टन का जो अगला जो स्ट्रोक है पावर स्ट्रोक, इसमें जो ईंधन है वह जल चुका होता है, एक ईंधन को स्टार्टिंग मिल चुका होता है। फिर यहाँ पर फ्यूल का जो स्प्रे है पावर स्ट्रोक में भी कुछ दूरी तक लगभग टीडीसी से और आगे 25 डिग्री तक पिस्टन जो है वो जा चुका होता है और फ्यूल का जो स्प्रे है वह होता रहता है। और कुल 25 और 5 30 डिग्री जो फ्यूल का स्प्रे होता है। और पावर स्ट्रोक में जब पिस्टन है वह वापस टीडीसी से बीडीसी की ओर चलने लगता है। तो पावर स्ट्रोक में पिस्टन जो है वह बीडीसी पर जा करके समाप्त तो होगा और अगला जो स्ट्रोक है वह एग्जॉस्ट शुरू होगा। तो ये तभी होगा जब जो गैसें जो सिलेंडर में बनी हुई हैं, भाई ईंधन के जलने से और एक्सेस जो गैसें हैं वह रिलीज होती हैं, तो जिनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होती हैं वही प्रेशर पिस्टन को नीचे धक्का लगा के रखती हैं। तो उन प्रेशर को रिलीज किया जाता है एग्जॉस्ट वाल्व को पावर स्ट्रोक में ही खोल करके। तो वह बीडीसी से पहले 47 डिग्री यहाँ पर खोला गया, फिर वह आगे की ओर हमारा जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक है वह बिना किसी परेशानी के, क्योंकि जो प्रेशर है वो रिलीज हो चुका है, अब जो सिलेंडर है उसमें सिर्फ जली हुई निष्क्रिय गैसें हैं, उसको पिस्टन बिल्कुल नॉर्मली स्क्रैप करता हुआ धक्का लगाता हुआ बाहर निकालती है। तो इस तरह से वह सक्शन स्ट्रोक में और आगे भी टीडीसी से लगभग 12 डिग्री और आगे तक एग्जॉस्ट वाल्व को खोला जाता है, ताकि स्क्वेंजिंग प्रक्रिया से जो ऊपर कंबस्टन चैम्बर में जो जली हुई निष्क्रिय गैसें जो छूट जाती हैं उनको बाहर फ्रेश चार्ज के माध्यम से उसको धक्का लगा करके बाहर निकाला जाता है। तो ये है वाल्व टाइमिंग। तो इस तरह के जो वाल्व टाइमिंग होते हैं हर निर्माता या जो इंजन निर्माण करने वाली जो कंपनी है अपने अपने जो बनाए हुए जो इंजन है उसकी दक्षता है, उसका जो डिज़ाइन है, उस इंजन को बनने के लिए जो कल पुर्जे यूज़ किए गए हैं, उसका जो मटेरियल है उसके अनुरूप तय करता है कि वाल्व का जो टाइमिंग है उसको किस तरह से कितना डिग्री पहले खोला जाए, कितने डिग्री बाद तक खोला रखा जाना चाहिए, वह निर्धारित करती है। तो ज़्यादा अंतर नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा ही अंतर आता है, लेकिन सभी जो कंपनियां हैं जो निर्माता हैं उनमें इस तरह का वाल्व टाइमिंग डायग्राम का पालन करते हैं। कुछ उसमें थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। तो इस तरह से हमारा वाल्व टाइमिंग डायग्राम होता है। तो यहाँ पर जो वाल्व समय से पहले खुलते हैं उसको हम लीड कहते हैं, जो समय के बाद तक खुले रहते हैं उसको हम लैग कहते हैं, और जब दोनों वाल्व एक साथ खुले रहते हैं उसको हम ओवरलैप काल कहते हैं। तो इस टॉपिक पर कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है
तो आप मुझसे फिर से क्वेश्चन कीजिएगा, मुझे पूछिएगा, तब मैं उसको आपको और क्लियर करूँगा। अगर कहीं पर समझ में ना आया हो तो उसको मैं रिपीट कर दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।